नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया संवाद में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अभियान फर्क साफ है के तहत आज का हमारा विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जिस विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। आज हमारा ये जो लाइव कार्यक्रम है ये 2 भागों में होगा। प्रथम भाग में केशव जी अपना विषय रखेंगे, उसके बाद हम आपके वो सवाल उनसे पूछेंगे जो आप हमको कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। आप सभी अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेजें। केशव जी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले 2017 के पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में जो काम हुए थे वो 17 में भाजपा की सरकार बनने के बाद क्या परिवर्तन आया है, दोनों में क्या फर्क है, काम करने के तरीके में, सरकार की नीयत में, या क्या बदलाव आया है उसके बाद? अंकित जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सारे प्रदेश और देश और दुनिया में रहने वाले उत्तर प्रदेश परिवार के साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से साफ फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के बीच में, उसी प्रकार से साफ फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो विरोधी दलों की सरकार होती उनके बीच में। हम पिछले काफी समय से सार्वजनिक जीवन में हैं। उत्तर प्रदेश में हम 2017 में सरकार में आए। देश में हम 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार में आए। लेकिन सरकार में आने के बाद जब तुलना होती है, हम देश की तुलना जब करते हैं तो कांग्रेस की 60 साल की सरकार ने जितना काम नहीं किया है इंफ्रा के क्षेत्र में, उससे 10 गुना अधिक काम विश्व के सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली, शक्तिशाली नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में उससे अधिक काम किया गया। जिनकी जरूरत थी, जिनके लिए काम किया जाना चाहिए था, उनके लिए काम किया। 2017 से पहले और केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद बीच का कालखंड एक समाजवादी पार्टी के नाते उत्तर प्रदेश के शासन में थी। उस समय जब हम केंद्र में सरकार में थे और प्रदेश में सरकार में नहीं थे, तो उस समय भी एक साफ फर्क दिखाई देता था कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं, उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाएं, उसके मार्ग में सपा की सरकार बैरियर बनकर के खड़ी होती थी। क्योंकि मैं उस समय लोकसभा में सांसद बनकर के गया था। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो फर्क साफ है। जो शब्द को, अभियान को अगर हम कहें तो उसमें यह कह सकते हैं कि जितना काम सपा बसपा करके ये 15 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में सरकार चलाए थे, 15 साल में जो काम नहीं हुआ, हम यह 1.5 वर्ष का कोविड काल अगर निकालें तो हम कह सकते हैं हम 3.5 साल में जितना काम वो 15 साल में नहीं कर सके, उससे अधिक काम हम यह, जो अब कहने के लिए 5 साल है, लेकिन हमने 3.5 साल से भी कम समय में उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। निर्माण के काम प्रगति पर हैं। किसी भी क्षेत्र में आप नजर डालेंगे, चाहे आप सड़क पर जाइए, चाहे सेतुओं पर जाइए, चाहे भवनों पे जाइए, चाहे सरकारी कार्यालयों पे जाइए, चाहे मेडिकल कॉलेज पे जाइए, चाहे एयरपोर्ट बनाने की दृष्टि से जाइए, चाहे राष्ट्र हित के, राष्ट्र और राम में मेरे दृष्टि में कभी कोई अंतर नहीं रहता। मैं भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को राष्ट्र के मंदिर के निर्माण के रूप में देखता हूँ। वहां भी एक ऐसी इमारत खड़ी हो रही है, ऐसा मंदिर बन रहा है जिसमें लाखों नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। भगवान राम की ऐसी कृपा है कि 500 साल की लड़ाई के पश्चात आज अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अगर कहूं कि सड़कों के क्षेत्र में हम लगभग 30,000 किलोमीटर से अधिक मार्ग ऐसे हैं जिसे नवनिर्माण कह सकते हैं। नवनिर्माण जैसा, चाहे वो ग्रामीण मार्ग हो, चाहे अन्य जिला मार्ग हो, चाहे मुख्य जिला मार्ग हो, चाहे राज्य मार्ग हो, यह हमने निर्माण करने का काम किया है। एवरेज जब हम निकालते हैं तो प्रतिदिन 19 किलोमीटर से अधिक सड़क हम उत्तर प्रदेश के अंदर निर्माण करने का काम कर रहे हैं।
4 लाख से अधिक किलोमीटर हमने गड्ढा मुक्ति का अभियान जब से हमारी सरकार बनी है वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया है। इस सड़क बनाने के साथ साथ जहां ग्रामीण क्षेत्र का, नगर क्षेत्र का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर हम सड़क के बनाने के माध्यम से ऐसा नहीं है कि कोई मशीन ही आके सड़क बनाती है, लाखों लाख लोगों को रोजगार भी दिया जाता है। तो यह एक उत्तर प्रदेश के अंदर क्रांति जिसको कह सकते हैं वो आई है। हम अगर कहें कि हमारी और पुरानी सरकारों में क्या फर्क था, तो हम 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में आए थे तो मैं केवल अपने विभाग की अगर बात करूं तो केवल मेरे विभाग के अंदर 3000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत नई तकनीकी का इस्तेमाल करने के कारण हुआ। इस पर पहले की सरकारों का दिमाग नहीं जाता था। पहले जब सरकार सपा बसपा की होती थी, उस समय की सरकार की चाहे मुखिया हो, चाहे मंत्रालय के मंत्री हो, उनका और ठेकेदारों का ऐसा संबंध रहता था कि बड़े बड़े अपराधी भी ठेकेदारी करते थे। आज बड़े बड़े माफिया भी ठेकेदारी में घुसे हुए थे। अधिकारियों की मजाल नहीं थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ गलत काम करने पर कोई कार्रवाई कर सकें। अगर जो माफिया किस्म के लोग थे, अपराधी किस्म के लोग थे, सड़क निर्माण का काम हो, सेतु निर्माण का काम हो, बहुत सारे ढह गए। हम लोग इधर देख रहे हैं जो उनकी सरकारों के समय में बने, सब अधूरे काम छोड़ दिए गए। पैसे दिए गए, जिस काम के लिए खर्च होना चाहिए उस काम में खर्च नहीं किया गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं, हम अगर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के फर्क साफ है। इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई मीडिया का मित्र होगा वो शायद कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, विपक्षी दल के जो भी विधायक होंगे, सांसद होंगे, नेता होंगे, लेकिन आप कैमरा वह भी बोलने के लिए विवश हैं कि जितना अच्छा काम, जितना अधिक काम, जितना गुणवत्तापूर्ण काम और समयबद्ध तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है, प्रदेश सरकार के माध्यम से, और केंद्र का तो कोई जवाब ही नहीं है। केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 6000 किलोमीटर, विश्व देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन हमारे पास 6000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केंद्र सरकार लगातार हमको उत्साहित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, सहयोग देने का काम किया, उसके कारण से आज हम 11000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में कर चुके हैं, घोषित कर चुके हैं। तो एक बड़ा, जिस राज्य के अंदर, जिस राष्ट्र के अंदर सड़कों का जाल नहीं होता उसका विकास नहीं होता। गांव में रहने वाले किसान को मुख्य मार्ग पर आने के लिए हमने गांव, जिसे ग्रामीण मार्ग कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपर्क मार्ग, सबका साथ सबका विकास मार्ग, तमाम नाबार्ड के माध्यम से, अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने गांव में रहने वाले लोगों को 7 मीटर या इससे ऊपर के चौड़े जितने भी मार्ग, उन मार्गों तक पहुंचाने की एक व्यवस्था की। उसमें लगभग हमने 2500 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया और उसके माध्यम से आज गांव में रहने वाले लोग भी 250 तक की आबादी के लोग अगर 7 मीटर चौड़ी सड़क से 5 किलोमीटर अंदर तक हैं तो भी उनको हम मुख्य मार्ग तक लाने का काम करते हैं। हम लोग एक और अच्छा प्रयास करते हैं। सड़क बनाना तो हमारा काम है, लेकिन सड़क के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, प्रदेश की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, दुनिया में देश का नाम करते हैं। ऐसे जो हमारे पहले यूपी बोर्ड के जो टॉपर बच्चे होते थे उनको, और फिर हमने सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को भी शामिल किया, जो टॉप 20 में स्थान लाने का काम करते हैं। ऐसे बच्चों के घर तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम पर हमने सड़कों का निर्माण करने का काम किया। उन बच्चों के फोटो लगाए, उन परिजनों की, उन गांव वालों के साथ उनका फोटो खिंचवाए, और वो सड़क बनने के बाद दूसरे बच्चों में भी उत्साह होता है कि मैं भी टॉपर बनूंगा। अगर मैं टॉपर बनूंगा तो मेरे घर की, हमारे गांव की भी सड़क इसी प्रकार से पक्की बनेगी। एक उल्लेखनीय घटना मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा। एक बच्चा ऐसा था जिसके घर तक की सड़क तो पक्की बनी हुई थी, लेकिन उसका जो विद्यालय था उस विद्यालय तक की सड़क अच्छी नहीं बनी थी। तो उसने कहा कि मेरे घर तक की सड़क तो अच्छी बनी है, क्या मेरे विद्यालय तक की सड़क अच्छी बन सकती है। उस दिन हम लोगों ने फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जो टॉपर बच्चे, किसी चाहे यूपी बोर्ड के चाहे अन्य बोर्ड के आएंगे, 20-20 में स्थान लाएंगे, तो हम उनके घर तक की, और जिस विद्यालय से टॉपर के रूप में आएंगे उस विद्यालय तक की सड़क भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम पर बनाने का काम करेंगे। एक अच्छा काम हुआ, उसकी चतुर्दिक सराहना हुई, और इसकी प्रेरणा मुझे देश के
आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली थी। जब मुख्यमंत्री परिषद की एक बैठक थी, उसमें उन्होंने एक छोटी सड़क का उल्लेख किया था। मैंने वहां कोई चर्चा तो नहीं की थी, लेकिन मन में बैठाया था कि एक छोटी सी सड़क का उद्घाटन करने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और उन्होंने बताया कैसे सजाया था, उसका क्या मैसेज गया। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के स्वरूप मैंने ये एक अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया और शायद देश के एक उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण राज्य के रूप में ऐसे काम किए। जैसे हमारे यहाँ कोई खिलाड़ी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक जीत करके लाता है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करें। मेरे मन में आता था कि भारत विश्व की एक तरह से दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन हम पदक जब जीतना होता है, असली परीक्षा तो ओलंपिक में होती है, लेकिन पदक जीतने के मामले में कभी हम कांस्य और कभी रजत। इस बार हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यूपी के अंदर हम लोगों ने तय किया जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पदक जीत करके आएंगे, उनके घर तक का जो मार्ग है उससे हम मेजर ध्यानचंद विजय पथ के रूप में बनाने का काम करें। वह भी हमने बनाया है। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 40 से अधिक खिलाड़ी हैं जिनके घर तक की सड़क बन गई है। इसी प्रकार से एक और हमने बहुत अभिनव योजना शुरू की। यद्यपि वह तो देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को मैं सदा नमन करता हूं, उसका कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उल्लेख इसलिए केवल कर रहा हूं कि देश के लिए अपना बलिदान देकर के देश की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं। ऐसे वीरों के सम्मान में हम लोग उनके गांव तक का जो मार्ग बनता है, उनके घर तक जाने का जो मार्ग बनता है, हम द्वार भी बनाते हैं उस गांव में जाने वाले, उस जिस गांव के ऐसे बलिदानी वीर सैनिक होते हैं, उसे जय हिंद वीर पथ का नाम देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था की, चूंकि इससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में आज उत्तर प्रदेश का डंका पूरे देश में बज रहा है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपराधियों से हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस के चाहे अधिकारी हो चाहे जवान हो लगातार संघर्ष करते हैं। गोली अपराधियों की ओर से भी हमारे पुलिस के जवानों पर चलाई जाती है, तो कई बार हमारे पुलिस के जवानों का भी अपराधियों की गोली से बलिदान हुआ है। हम ऐसे बलिदानी अपने उत्तर प्रदेश के चाहे पुलिस के अधिकारी जवान हो, उनके भी सम्मान में जय हिंद वीर पथ उनके घर तक भी बनाने का काम करते हैं, द्वार बनाने का काम करते हैं। ऐसे तमाम हमने इंफ्रा के क्षेत्र में अगर कहें कि कई प्रकार के जो अभियान चलाए गए, हम गांव गांव में जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, स्वच्छ भारत अभियान होगा। ऐसे जो अभियान है, उन अभियानों के क्रम में जो भी निर्माण हो रहा है वह निर्माण रोजगार भी देता है, सम्मान से गरीब को जीवन जीने का अधिकार भी देता है। और गांव के अंदर चूंकि मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूं, अगर मैं गांव वाला अपने को कहूं तो गलत नहीं होगा, मैं किसान का बेटा कहूं तो गलत नहीं होगा, मैं गरीब का बेटा कहूं तो गलत नहीं होगा। मैं तो ऐसे परिवार से ही निकल करके सार्वजनिक जीवन में आज उत्तर प्रदेश के एक तरह से उप मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही मैं मानता हूं। उप मुख्यमंत्री मैं अपने को बाद में मानता हूं, लेकिन यह मैं महसूस करता हूं कि जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा रही है, जो एक अलग प्रकार का इंफ्रा खड़ा किया जा रहा है, वो बहुत आने वाले समय में क्रांतिकारी परिणाम देगा। लोगों के जीवन में खुशियां भी आएंगी और लोगों को सम्मान भी मिलेगा। क्योंकि जैसे मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं, मेरा ही स्वयं का मकान जो है, कभी ऐसा था मेरे पूरे मकान के अंदर एक भी ईंट नहीं लगी हुई थी, मिट्टी का मकान बना हुआ। आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, उस गांव में एक भी परिवार आज ऐसा नहीं बचा है जो अपना पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं के माध्यम से नहीं बना लिया है। तो ये एक फर्क आया है, जो दूसरी सरकार और हमारी सरकार में यही फर्क है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी विस्तार से बताया। बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं, इसमें से मैं कुछ प्रश्न लेना चाहता हूं। एक प्रश्न है कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल से जल योजना बुंदेलखंड के लिए, तो ये कितना प्रभावी है अपनी सरकार में, कितना ज्यादा इस पे काम हो पाया अभी तक, कितनी सफलता मिली है इसमें? देखिए, मैं आपको इस बात के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं। मुझे लगा करता है कि जैसे मेरे प्रधानमंत्री जी वह बात जान लेते हैं जो देशवासियों और प्रदेशवासियों की जरूरत है, और उसी के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना
कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना आज एक क्रांतिकारी परिवर्तन देश के अंदर लाने का काम किया है। गरीब आदमी आज गौरवान्वित महसूस करता है। उसी प्रकार से जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे एमएलसी हों, उनके सामने गांव और क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, सबसे पहली समस्या पानी की बहुत, बुंदेलखंड तो उससे सबसे ज्यादा पीड़ित है। उत्तर प्रदेश और देश कई जगह इस प्रकार की समस्या रहती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से एक पाइपलाइन से हर घर पीने का पानी पहुंचाने का एक जो क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसके बारे में वही महसूस कर सकता है जो पानी के संकट से जूझ रहा था, और जिसके बारे में वह महसूस करते हैं जो पानी को लेकर के अध्ययन की। अगला विश्व युद्ध किस बात के लिए होगा? तो पानी को लेकर के होगा। पानी की बर्बादी भी ना हो। हैंडपंप लगता है, उससे पानी लोगों को कई बार मिल जाता है, लेकिन हैंडपंप के माध्यम से जो पानी पहुंचता है उसमें पानी की बर्बादी भी बड़े पैमाने पर होती है। आज हम जल जीवन मिशन के माध्यम से पाइपलाइन से गरीब और अमीर के बीच में, गांव और शहर के बीच में, अगड़े पिछड़े दलित के बीच में, बिना किसी भेदभाव के हर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, विंध्याचल का पूरा क्षेत्र है, पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा है, चाहे ब्रज का एक बड़ा हिस्सा है, जहां पानी का एक बड़ा संकट है, वहां हमारी पाइपलाइन से जल जीवन मिशन के माध्यम से परियोजना घर घर तक पहुंचाने में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। खेतों तक पानी पहुंचाने की बात कहें तो हम ये गर्व है आज हमें कि कई दशकों से जिन नहरों को बनाना शुरू किया गया था, अगर मैं मानता हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे 2014 में आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार अगर हम केंद्र में और पूर्ण बहुमत की सरकार अगर हम प्रदेश में होते तो आज कोई भी खेत ऐसा नहीं होता जिस खेत तक पानी नहीं होता, कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहां पीने का पानी नहीं होता, कोई भी गरीब ऐसा नहीं होता जिसके घर में पक्का घर नहीं होता, शौचालय नहीं होता, उसके घर का अंधेरा दूर नहीं हुआ होता, उसके घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन नहीं मिला होता, कोई गरीब ऐसा नहीं रहा होता जिसके घर में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से बीमार हो गया। मैं जानता हूं गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं कराते थे, कहीं मेरे बेटे आने वाली पीढ़ी कर्जदार न हो जाए, बीमारी में दम तोड़ देते थे। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। मेरे मित्रों में जो भी मेरे साथ इस संवाद में हिस्सा ले रहे हैं, मेरे पिताजी स्वयं बीमार थे और एक ऐसा समय था कि बीमारी के लिए जो अपने पास, मेरी माताजी के पास जेवर था, जो लोगों से कोई मदद मिल सकती थी, सब कुछ करने के बाद जब इलाज कराने का पैसा नहीं पूरा हो रहा था तो जो छोटी सी खेती थी उसे 5,000 रुपए में पिताजी का इलाज कराने के लिए गिरवी रखना पड़ा था। और जिनके हाथ गिरवी रखना पड़ा तो वह परिवार आज भी है, और गिरवी रख करके 5,000 रुपए में पिताजी का इलाज कराए थे। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए हर गरीब परिवार को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुविधा प्रदान करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी जो छूटे थे उनको भी कवर प्रदान करने का काम किया है। अब इलाज के लिए अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वह मर नहीं सकता, उसको मरने नहीं। आज प्रदेश सरकार की ओर से मैं यह गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि जिस भी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए अगर सरकार से सीएम रिलीफ फंड से भी सहायता मांगी है तो वो उपलब्ध कराने का तत्काल काम किया। एक प्रश्न है अभिनव जी का, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी ने किया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये उन्होंने बनवाया। मैं इसी में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं कि अभी मोदी जी महोबा आए थे, तो महोबा में जो परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे उसको भी अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने बनवाया था। इसके बारे में क्या सच्चाई है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, श्री अखिलेश यादव जी को एक बड़ी बीमारी है। कई लोगों को एक रोग होता है, लेकिन इनका ऐसा रोग है जिसका इलाज मुझे लगता है भारत में नहीं है। वो इलाज जनता जनार्दन के पास है, जो इलाज 2017, 14 में, 17 में और 19 में ठीक प्रकार से जनता ने किया है। अभी इनकी बीमारी दूर नहीं हुई है, वो 2022 में इस बीमारी का ठीक से इलाज कर देंगे। उनको यह लगा करता है कि इस प्रदेश के अंदर जो भी काम हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का कोई एक स्टिकर चस्पा कर देंगे कि इस काम का मैंने सोचा था सपने में, मैंने इसका शिलान्यास किया था, मैंने इसके लिए 1 रुपए का बजट आवंटित किया था, तो वो काम उनका हो गया, उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह जी यादव जी का हो गया, वह उनके साथी राहुल जी के, श्री राहुल गांधी जी के निर्देश पर चलने वाली श्री मनमोहन सिंह सरकार का हो गया। यह एक बीमारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने
एक्सप्रेस वे बनाने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। पूरा प्रदेश खुशी से झूम रहा है। आज हम एक नहीं 4 एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। चाहे अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका अभी लोकार्पण हुआ है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, प्रदेश ने भी देखा है, देश ने भी देखा है। और पूर्वांचल के लोग जब श्री अखिलेश यादव जी इस प्रकार का बयान देते हैं कि इसे मैंने बनाया है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उसके लिए मतलब 1 इंच भी आगे बढ़ने का काम नहीं किया गया था, लेकिन उसको भी कह दिया मैंने बनाया। अब जो भी परियोजनाएं आती उसमें अखिलेश यादव जी की आदत हो गई, मैंने कहा बीमारी, इस बात की बीमारी है कि वह एक उसमें स्टिकर चस्पा करने की कि अब मैंने शुरू किया था। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को मैं निश्चित तौर से कहना चाहूंगा, इस बीमारी से दूर मुक्त हो जाइए, अन्यथा जनता ऐसा इलाज कर देगी कि यह बीमारी आपकी सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगा। और हमारा काम विकास करना है, हमारा विवाद करना नहीं है। उनका काम विकास में बाधा डालना है, हमारा काम विकास के लिए रास्ते बनाना है। उनका काम एक्सप्रेस वे बन रहा हो, चाहे सड़कें बन रही हो, चाहे नहरों में पानी पहुंचाने का काम हो, चाहे 4 घंटे की जगह 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे अपराधी को उनकी सरकार में संरक्षण दिया जाता था, हमारी सरकार में दंड दिया जा रहा है, उसका मामला हो, चाहे अब जो अवैध कब्जे उस पर बुलडोजर चल रहा हो तो उनको लगता है कि अवैध कब्जे पे बुलडोजर न चले, उनकी मानसिकता, मैंने कहा वो एक बहुत गंभीर रूप से बीमार किस्म के मतलब श्री अखिलेश यादव जी हैं, इसलिए इस प्रकार की स्टिकर चस्पा करते हैं। जनता जनार्दन इस सच को जानती है कि विकास करने वाली सरकार और विकास करने वाली पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है। विवाद करने और विकास में बाधा डालने वाली पार्टी और सरकारें ये सपा बसपा कांग्रेस की। एक प्रश्न है सौरभ जी का, ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार आपने दावा किया था 300 से अधिक सीटें आएंगी, इस बार आप क्या कहना चाहते हैं 22 के चुनाव में? देखिए, मैं 22 के चुनाव और जब बात करता हूं तो मैं 14 के चुनाव से शुरू करता हूं। 2014 में लोग ये मानते थे, सपा बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीट है तो 10 से ज्यादा 15 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन वो जनता के मनमानस को कभी नहीं समझते थे। जनता के बीच में सपा बसपा कांग्रेस ने सदा सर्वदा एक दीवार खड़ा करने का काम किया। और दीवार कौन सी खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल अगड़ों की पार्टी है, वो ठाकुरों की है, ब्राह्मणों की है, वैश्यों की पार्टी है, और बाकी जो पिछड़ा है, अनुसूचित है, आदिवासी है, वह तो उस वोट बैंक के ठेकेदार अपने को बताते थे। लेकिन उनको नहीं मालूम था सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। और सच जब देश की प्रदेश की जनता जान गई तो 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से 73 सांसद जिता करके भेजने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और यह भरोसा 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी पे प्रदेश की जनता ने किया हुआ 2017 के विधानसभा चुनाव में कायम रहा। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2017 में सपा कांग्रेस लोकदल का गठबंधन था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और लोकदल का गठबंधन था। लेकिन इसके बाद भी हमारे वोट प्रतिशत बढ़े, और वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों का रिकॉर्ड कायम करने का भी काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2014-2017 में हुआ। 2019 में सपा बसपा लोकदल के गठबंधन के बाद 64 सांसद हमारे जीते। और इसलिए श्री अखिलेश यादव जी का मैं रोज दावा सुनता हूं कि अब की बार हम 400 जीतेंगे। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी से मैं जरूर अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फर्क साफ है, एक सवाल छोड़ करके जाऊंगा कि अखिलेश यादव जी, केवल आप इतना बता दो कि आपने 2014 में कितनी लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया था, 2017 में कितनी विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया था, 2019 में कितनी लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया था। आपके दावा हवा हवाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के दावे जमीनी होते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत पर, जनता की जो सेवा हमने केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से की है, उस सेवा के आधार पर जो हमें आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है, हम 2022 में भी 2017 दोहराएंगे, 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। मेरा एक नारा रहता है, 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। ये जो मेरा नारा है, ये हवा में नहीं है, ये धरातल में है। क्योंकि जो हमें वोट नहीं देता था, आज उसका मन मानस बदला है। घर से भले भाजपा को वोट देने के लिए वो नहीं निकलेगा, लेकिन ईवीएम मशीन के पास पहुंचते पहुंचते उसको एक नहीं 1 लाख बार सोचना पड़ेगा, और साइकिल और पंजा और हाथी की जगह वो कमल के फूल की बटन ही दबाएगा, क्योंकि उसी में खुशहाली है, इसी में विकास है।
एक प्रश्न है प्रियंका जी का, बड़ा रोचक प्रश्न है, हमें लगता है और लोग भी जानना चाहते हैं। क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। चुनाव में पहले भी लड़ चुका हूं, विधानसभा में भी विधायक बन करके आया हूं, लोकसभा में मैं सांसद बन करके गया हूं। विधानसभा चुनाव निश्चित तौर से लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पार्टी के निर्देश पर लड़ूंगा। पार्टी अगर कहेगी कि सुजी आपको लड़ना है तो लड़ने के लिए मैं सदा तैयार रहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व आदेश करेगा उसका पालन करूंगा। और पूरा विश्वास है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और एक ऐसी मजबूत सरकार बनाने का काम करेगी, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में सफल। एक प्रश्न है सुखविंदर जी का। इनका कहना है कि कैराना से हिंदू पलायन हो रहा था 2017 के पहले, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? क्या देखिए, सबसे पहले तो गर्व की बात यह होनी चाहिए कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, अपराधी थर थर कांप रहे हैं। जो प्रदेश के अंदर चाहे वह अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन कार्यक्रमों में सरकारी हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रियों पर पुष्पों से वर्षा की गई है। यह जरूर जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, उसके बाद उन्होंने नाटक करना शुरू किया है कि हम भी हिंदू हैं, वो राम जन्मभूमि दर्शन करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, दिखाते हैं अंदर क्या है। मैं उस पर कोई जाता है, मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की विजय है और उनकी विचारधारा की एक पराजय है। जो मंदिर में आज जा रहे हैं, पहले मंदिर में जाने से परहेज करते थे। दूसरा, जो कैराना जैसी घटना है, वह निश्चित तौर से वापस अधिकतम आ गए हैं, और जो गए हैं अपना कहीं दूसरे स्थान पे व्यवसाय उन्होंने स्थापित किया होगा, वो अलग है, लेकिन जो गए हैं डर के कारण से वह सब वापस आए हैं। अब उत्तर प्रदेश से किसी को डर करके जाने की जरूरत नहीं। कैराना एक भी उत्तर प्रदेश पे दूसरे स्थान पे कोई स्थापित करने की कोशिश नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर जैसा दंगा अब उत्तर प्रदेश में इतिहास में जो दर्ज है वह वर्तमान और भविष्य में नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान और भविष्य भाजपा के हाथों में, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सुरक्षित है। बस एक आखिरी प्रश्न है अतुल जी का। ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है और विकास भी काफी तेजी से हो रहा है, इसके बाद काशी और मथुरा की क्या तैयारी है? देखिए, अयोध्या में तो अयोध्यानाथ की धरती है, उनकी क्या लीला। 500 साल की लड़ाई थी, और 500 साल की लड़ाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2019 में सरकार बनी, राष्ट्र मंदिर मैंने कहा था, राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर, और धारा 370 भी एक दूसरे का पूरक है। ये हमारे वादे थे, हमारे मुद्दे थे, उसे हमने पूरा करने का काम किया। विकास का जो रोड मैप तैयार किया गया है, एक दिन में दिखाई नहीं देता। जैसे कोई भवन बनाना हो, उसकी जब नींव खुदती है तो वो कैसा बन करके तैयार होगा, वह तो केवल इंजीनियर जान सकता है, लेकिन आम व्यक्ति तब जानता है जब वो बन करके तैयार हो जाता है। तो आज अयोध्या के विकास के साथ साथ, चाहे अयोध्या जाने वाला मार्ग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग कहलाता है, चाहे राम जानकी मार्ग पहले इसलिए मैं लेता हूं कि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जब गए थे तो माता जानकी जी से उनका विवाह हुआ था। चाहे फिर राम वनगमन मार्ग, अयोध्या नाथ जी की जो पूरी लीला का स्थान है, वह अयोध्या से चल करके श्रीलंका तक गए थे और रावण का वध करके राम राज्य की स्थापना करने का काम किया था। फिर जब राम राज्य का संचालन हुआ तो वह राम राज्य आज भी आदर्श बना हुआ है, जो कांग्रेसी गांधी जी के नाम पर नाटक करके लगातार अपने नाम के साथ गांधी जोड़ करके और उसका लाभ लेते रहे हैं। उन्होंने गांधी जी की इच्छा के अनुसार राम के काम नहीं आए, भगवान राम को सदैव काल्पनिक बताते रहे। धनुष कोटि जो हमारा समुद्र में सेतु बना था, उसको भी काल्पनिक बताते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक ने शपथ पत्र दिया, लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, विकास हुआ है, विकास हो रहा है। अयोध्या का चित्र इतना सुंदर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जिसको मैं समझता हूं कि आने वाली जो पीढ़ियां ही नहीं, कई कई पीढ़ियां जब आती जाती रहती, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इस बात पे गर्व करेंगी कि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी थे, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी थे, जब केंद्र और प्रदेश यानी डबल इंजन की केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब रामलला का भव्य मंदिर बना। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर, मैं उसके लिए कई बार बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में स्वयं जलाभिषेक करने जाता था। माता श्रृंगार गौरी का भी एक स्थान है, जिसमें एक ज्ञानव्यापी के रूप में मस्जिद का एक ढांचा खड़ा करके रखा गया है। लेकिन आज मैं पिछले दिनों गया था, मुझे गर्व होता है एक शिव भक्त के रूप में
बाबा विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर भव्यतम दिव्यतम तरीके से बनकर के तैयार है, वह हर शिव भक्त के लिए गौरव की बात है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभी केदारनाथ भगवान के दरबार से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जो प्रतिमा का स्थापना करके देश को संबोधित किया है, वह भी एक बहुत बड़ा संदेश है। और आज चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और चाहे अयोध्या हो, इसके साथ साथ जो अन्य तीर्थ स्थल है उनका भी सर्वांगीण विकास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, आपने बहुत ही विस्तार में हमारे इस फर्क साफ है अभियान के तहत जो 2017 के पहले की सरकारों ने काम किया था और 2017 के बाद भाजपा की सरकार आने के बाद जो काम हुआ है उसका फर्क एकदम से साफ कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया कि किस तरह से उनकी नीयत और भाजपा की नीयत में क्या अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। हमारा जो फर्क साफ है अभियान, इसके तहत हम अगले दिन किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।